आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लो प्लीज़। धीरे धीरे और भी ज़्यादा हेडेक बढ़ना स्टार्ट करेगा बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबके नोट्स। और एक चीज़ बता दूं, पेडागोगी का कभी नोट्स नहीं बनाएगा। स्पेसिफिकली कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसी का ही नोट्स बनाएगा। अदरवाइज पेडागोगी का नोट्स कोई भी नहीं बनाता, तो उसको डायरेक्टली बुक से पढ़ेगा। जैसे कि वहाँ पे ना मैथड्स रहते हैं, तो डायरेक्ट मेथड क्या है, व्हाट इज डिस्कशन मेथड, या फिर व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, क्विजेस क्या है, डिबेट्स क्या है, उसके ऊपर है। तो ये सारे टॉपिक्स को तो आप ओवरऑली वहाँ पे वन वन पेज या टू टू पेज में मेंशन होगा, तो उसको मार्क कर लेंगे। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डिमेरिट्स। इतना होने से एक एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो उसके हिसाब से ही आप करोगे। पेडागोजी में कभी भी नोट्स नहीं बनाओगे। पेडागोजी में जो जो चीज़ का मैं नोट्स बनाने बोलूँगी बस उतना ही बना के जाएगा, उतना एनफ होता है आपके प्रिपरेशन के लिए। बाकी आपके पास बुक्स कितने हो गए, पेपर वन, पेपर टू, कुछ क्षेत्र स्टूडेंट्स आपके लिए बोल रही हो, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर एंड 4A एंड 4B, देन पेपर 5। तो टोटल हो गए 6 बुक्स। 6 बुक्स जनरल हैं। तो ये जनरल बुक्स के ऊपर आपको टोटल नोट्स होने चाहिए आपके पास, जैसे कि आप समझ सके। मैं तो जितना पढ़ी हूँ, हमारे टाइम में हमने बुक से भी पढ़ लिया बिकॉज मुझे बुक्स इजी लगा। तो आपको अगर इजी नहीं लग रहा है, देन मेरे नोट्स को भी आप चेंज करके अपने लैंग्वेज में उसको पहले कन्वर्ट करो, समझो, उसको फिर से इंग्लिश में कन्वर्ट करो। ओके, अपने वे से प्रेजेंट करने को सीखो। तो उतना करने से हो जाएगा। वहाँ पे रॉन्ग इंग्लिश प्लीज मत लिखिएगा। जितना आ रहा है इजी, EJMR लगाओ, हैज बीन लगाओ, इतने में हो जाता है। जस्ट लाइक हैज बीन डिराइव फ्रॉम दैट वर्ड, लैटिन वर्ड आया कि ग्रीक वर्ड आया। डेफिनेशन एक फिक्स रहता है, तो डेफिनेशन को थोड़ा सा रट्टा मारना है, दैट मीन्स रोट लाइनिंग वहाँ पे ही चाहिए हमें। तो उसको आप क्रैमिंग करो, रोट लाइनिंग बोलो। ऐसे बीएड के वर्ड्स को सीखते हुए चलिए। बीएड के ये वर्ड्स को सीखते हुए चलेंगे, तो जहां पर भी आपको कुछ पूछा जाए तो आप ही इसी वर्ड से आप बात करोगे। कि अभी हमने रोट लर्निंग किया, तो रोट लर्निंग वन काइंड ऑफ मेथड है जहाँ पे आप रट्टा मारते हो, मतलब रिपीटेशन करते हो। कोई भी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए रिपीटेशन करते हैं, इसलिए उसको रोट लर्निंग बोलते हैं। तो वैसा थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे तो इजी लगेगा आपको पढ़ने के लिए। सो हमने मेमोरी का बहुत सारे पॉइंट्स को कंप्लीट किया था कल के क्लास में। दैट इज अ कंसेप्ट, मेमोरी इज आवर एबिलिटी टू एनकोड, स्टोर, रिटेन एंड सब्सिक्वेंटली रिकॉल इंफॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस इन द ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन में जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे कनेक्ट करके हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन को पहले क्या किया, इनकोड किया। दैट मीन्स उसको रिसीव किया। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग जो इंफॉर्मेशन मिला ना, वो एक एक छोटे छोटे चंक्स होते हैं, या फिर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, इकाई होता है। तो उस इकाई को हम क्या बोलेंगे, एनग्राम्स। हमने पहले भी पढ़ा है एनग्राम्स कल के क्लास में, जहाँ पे मैंने ब्रेन दिखाया था आपको, वहाँ पे आपको स्टोरेज दिखाया, रिट्राइवल दिखाया, एंड कैसे एनकोड होता है, डिकोड होता है इंफॉर्मेशन, ये बताया, गाइरस के बारे में बताया। सो वहाँ पे एनकोड एक इंफॉर्मेशन था, सॉरी एनग्राम्स एक चीज़ था। दैट मीन्स आप कोई भी मेमोरी यूनिट को अगर पकड़ेंगे, उसको स्टोर करेंगे, तो उसको हम एनग्राम्स बोलते हैं। ठीक है। सो एनग्राम्स के बाद वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उसको डिकोडिंग करते हैं। इंफॉर्मेशन को जानने के लिए डिकोडिंग होता है, उसके बाद स्टोरेज करके रखते हैं फर्दर। यू, सॉरी कॉल आया था इसलिए कट गया। बहुत सारा है कि नहीं, एम आई ऑडिबल? ओके ओके, सॉरी फॉर द कॉल। ओके, कॉल आ गया इसलिए, वो भी कंपनी का, सॉरी। सो यहाँ पे मेमोरी के बारे में हमने इतना इन्फॉर्मेशन तो ले लिया कि कोई भी चीज़ को आप स्टोर करके रख रहे हो ब्रेन में, किस फॉर्म में, एक एक वर्ड को याद रखें। एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिकॉल, रिकॉग्निशन, जो जो इस चीज़ में यूज़ होता है, मेमोरी में यूज़ होता है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, रिट्राइवल। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने याद की। देन उसके स्टेप्स पढ़े थे हमने, दैट इज़ डेफिनेशन पढ़ा, देन उसके मैकेनिज्म को पढ़ा, मैकेनिज्म में एनग्राम्स जैसे मेंशन है उसको पढ़ा। उसके बाद हमने जो 4 स्टेप्स था, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेप्स, एंड जो हम स्टेप्स को स्तर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्तर क्या क्या है, लर्निंग, अधिगम करना, कोई चीज़ को सीखना, उसको ही लर्निंग बोला जाता है। रिटेंशन, उसको कितना आप याद रख रहे हो या फिर स्टोर करके रख रहे हो ना, तो कितना आप उसको याद करके स्टोर करके रख रहे हैं। रिकॉल करना, जैसे कि होता है ना, किसी को हम कॉल, रिकॉल, दोबारा कर रहे हो याद, किसी को दोबारा याद करो, रिपीटेडली उसे रिमेंबर कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड रिकॉल।
ठीक है। और लास्ट हो गया रिकॉग्निशन, उसे पहचानना कि ये चीज़ आपके अंदर था कि नहीं। तो ये किसके लिए होता है, आपके ब्रेन सेल के वजह से होता है। आपके मानसिक अवस्था का जो संतुलन है, दैट मीन्स बैलेंस है, वो कंट्रोल करता है कौन, दैट इज कंट्रोल बाय योर ब्रेन सेल। तो ब्रेन सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेमोरी, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। इवन इफ रिट्राइवल को आप बोल सकते हैं, अगर कोई भी फोल्डर आपके जैसे लैपटॉप पे या फिर पीसी में कोई भी फोल्डर आप फाइल बनाए हो या फोल्डर बनाए हो, वो डिलीट हो जाता है तो कहाँ रहेगा, रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन में ना दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है परमानेंट डिलीट का और एक होता है रिट्राइवल का। दैट मीन्स वापस से हमें याद आ गया या वापस से उसे हमने रिटेन कर लिया, अपने स्टोरेज में ले आया। ठीक है। तो वैसा होता है आपकी मेमोरी के लिए भी। तो मेमोरी कुछ कुछ रहता है ना, मेमोरी का ऑपोजिट होता है फॉरगेटिंग। दैट मीन्स ये अगर स्मृति है वो है विस्मृति। दैट मीन्स आप जो चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये दोनों ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। दैट मीन्स ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। मेमोरी इज डिपेंड ऑन फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग इज डिपेंड ऑन मेमोरी। फॉरगेटिंग कब होता है, कब आप चीज़ों को भूलना स्टार्ट करते हैं, व्हेन योर मेमोरी गेट्स वीकन। जब आपका मेमोरी वीक हो जाता है, देन उसी पीरियड में क्या होता है, आपका फॉरगेटिंग मतलब आप भूलने का कैपेसिटी आपका इंक्रीज करता है। तो मेमोरी अगर बढ़ गया तो फॉरगेटिंग का लेवल डिक्रीज होगा, फॉरगेटिंग लेवल बढ़ गया दैट मीन्स मेमोरी लेवल डिक्रीज होगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं बट ऑपोजिटली। मेमोरी फॉरगेटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, फॉरगेटिंग मेमोरी के ऊपर। तो ये सारा पॉइंट्स हमने कल किए थे, रिटेंशन, स्टोरेज, देन रिकॉल। रिकॉल में भी दो टाइप्स है मैंने पढ़ाया था। उसके बाद रेगुलेशन, ये आपको पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था मैंने कि ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसे जो हमने बना लिया वहाँ पे कैसे पहले परसेप्शन करते हैं, मीन्स रिसीव करें इंफॉर्मेशन को। आफ्टर रिसेप्शन कैसे ये जो रिसीव करते हैं, ये एक टाइप का स्टिमुली होता है। स्टिमुली मीन्स जैसे कि आपको अगर कहीं पे गर्म चीज़ लग गया, ठीक है, आपको स्किन में कोई चीज़ गर्म लग गया, तो आप क्या करते हो, हैंड्स को हटा लेते हो, या फिर आपका स्किन ना वहाँ पे क्या हो जाता है, जस्ट लाइक वहाँ पे थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। दैट मीन्स ऐसे पूरा, जैसे हम बोलते हैं ना रिंकल्स आ रहे, तो रिंकल्स में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्किन थोड़ा सा झुलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, टाइट हो जाएगा मसल, क्योंकि वो स्किन जल गए गर्म की वजह से। तो वैसा चीज़ को हम बोलते हैं जैसे कि बाहरी या फिर बोल सकते हैं बहिर्गत कोई भी एनर्जी और फोर्स अगर आपके बॉडी को अटैक कर रहा है, आपके बॉडी को आउटर एनवायरनमेंट से कोई चीज़ अटैक कर रही है या कोई चीज़ आके आपके बॉडी में इन्वेड कर रहा है, तो उसको कहते हैं स्टिमुली। जो बाहर से आके आपके बॉडी के अंदर गया उसको कहते हैं स्टिमुली। अब स्टिमुली से आपको आया स्टोरेज, क्योंकि ये स्टिमुली आपके ब्रेन को क्या दिया, इंफॉर्मेशन दिया, इसलिए आप स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज के बाद आप क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे। दैट मीन्स कितना इंफॉर्मेशन आपको याद रहा नेक्स्ट टाइम के लिए, पास्ट एक्सपीरियंस के जैसे आप कैसे रख रहे हो उसको। अभी टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़े थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी में क्या था, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये दो टाइप के मेमोरी को प्लीज याद रखिएगा। एंड इसके अंदर ना डिफरेंस भी आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो डिफरेंस में आप कितना लिख सकते हैं, दो दो पॉइंट या तीन तीन पॉइंट लिखेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। बिकॉज शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप बोल सकते हो शॉर्ट टर्म मेमोरी को एस टी एम, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एस टी एम। सो हम बोल सकते हैं इसको अल्पकालिक, अल्पकालिक स्मृति। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या यूज किए थे हम लोग, दीर्घकालिक स्मृति। जिसको बहुत समय तक याद रखते, दीर्घ समय तक याद रखा जाता है, उसको बोलते हैं दीर्घकालिक। दैट इज LTM हैज एन अनलिमिटेड कैपेसिटी। ये आपके ब्रेन के कैपेसिटी को नहीं देखता है कि आपका ब्रेन का लिमिट इतना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन सेल जो है ना, मस्तिष्क के अंदर जो आपके ब्रेन सेल्स होते हैं वो हमेशा जेनरेट होते रहते हैं अप टू द सर्टेन एज पीरियड। मतलब आपका एक एक लिमिटेड निर्दिष्ट समय तक आपके जो उम्र है ना उस तक ये बढ़ते रहता है। तो ये ब्रेन सेल क्या करता है, आपके मेमोरी को वैसे ही रिट्राइव करते रहता है, स्टोर करते रहता है, अगेन रिट्राइव स्टोर, ऐसे ही चलता रहेगा। तो कैपेसिटी कभी भी खत्म नहीं होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। बाकी आसपास की चीज़ों का आप भूलने लगेंगे, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी में सारा चीज़ आप भूलते नहीं हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन भी रहा, यहाँ पे बहुत टाइम तक हम सारी चीज़ों को याद रख रहे हैं। बट शॉर्ट टर्म में क्या हो गया, 15 से 30 सेकंड के ड्यूरेशन में, 15 to 30 सेकंड ड्यूरेशन में आप क्या कर देते हैं, भूल जाता है। सो एंड लिमिटेड कैपेसिटी बिलीव टू अबाउट 7 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कैपेसिटी भी बहुत छोटा है, दैट मीन्स कम है।
शॉर्ट लिमिटेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे 7 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को ही आप कैरी कर सकते 15 से 30 सेकंड के लिए। 7 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप कैरी करोगे कितने सेकंड्स के लिए? 15 to 30 सेकंड्स के लिए, एंड इट इज़ कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। जैसे कि मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, तो इसमें से आपको लास्ट में आपको मैं अगर पूछूं कि आपको कितना याद रहा टोटल, आपको कुछ पढ़ने के लिए नहीं दूंगी, मैं जितना पढ़ाई उसमें से मैं बोलूंगी कितना आपको रिटेन कर पाए, आप कितना समझ पाए। तो उसमें से ओनली आपका होगा, अगर आपने अच्छे से सुना है, किसी का होगा 30-40%, बस इतना ही। उससे ज़्यादा कोई भी याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है। तो उसमें से जिनका मेमोरी बहुत ही वीक रहता है वो ओनली 10% या बिलो 10% याद रखते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो मेमोरी शॉर्ट टर्म के लिए हुआ, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, दैट मीन्स कुछ टाइम तक रहा, एंड वो आपने फिर भूल गए, दैट मीन्स वैनिश्ड हो गया। तो ये जो वैनिशिंग एजेंट्स तो कोई है नहीं, बट मेमोरी सेल का वीकनेस है कि वो भूल गए, तो इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलेंगे। एंड जो चीज़ आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, जैसे कि आप कोई मूवी को आपने देखा एंड सुना भी, तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपका एक्सपीरियंस रह जाता है ना, एक्सपीरियंस पे वो मूवी का पूरा ही सीन सारे रह जाते हैं, दैट मीन्स वो लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज आपने 2 घंटा यूज़ किया उसको देखने के लिए, तो ये लॉन्गर पीरियड तक आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। ऐसा सारा चीज़ पढ़े थे, बिकॉज ये दोनों इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने रिवाइज करा दिया। बाकी सारे हैं सेंसोरी मेमोरी, सिमांटिक मेमोरी जो स्ट्रक्चर के साथ है, एपिसोडिक मेमोरी है जो कि एपिसोड वाइज आता है, जैसे कि कल का कोई एपिसोड आपने देखा था, तो आज फिर से एपिसोड होगा, वो घटनाएं होंगी। तो कल का अगर घटना आपने नहीं देखा, तो आज के घटनाओं के साथ उसको लिंक कर सकते हैं क्या? इफ यू आर नॉट वॉचिंग दैट स्टोरी और दैट मूवी और एपिसोड, वेब सीरीज जैसे देखते हो ना, तो वो चीज़ आपने नहीं देखा, तो क्यों और कैसे आप लिंक करोगे? क्यों लिंक करेंगे? बिकॉज आपको तो याद ही नहीं है वो चीज़, तो आप लिंक नहीं कर सकते। और कैसे करेंगे? बिकॉज वो चीज़ आपने देखा ही नहीं है। तो ये रीज़न से आपका एपिसोडिक मेमोरी क्या करता है, हर एक दिन का जो उसका एपिसोड्स होते हैं, घटनाएं घटती है उसके ऊपर एक दूसरे से ये लिंक्ड होते हैं, तो उसको कहते हैं घटनाओं के ऊपर ये आधारित है, बहुत सारी घटनाओं के ऊपर आधारित है, एक घटना दूसरे घटनाओं के ऊपर आधारित होता है, मतलब आधार बन के ये चलता रहता है, दैट मीन्स वन एपिसोड डिपेंड्स ऑन अदर एपिसोड। सो कल का एपिसोड प्लस आज का एपिसोड, द नेक्स्ट एपिसोड, इंफॉर्मेशन ऐसे लिंक्ड होके आते रहा। ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ हमने पढ़ा था। तो मैं लास्ट में चलती हूँ बिकॉज बहुत सारा चीज़ हो गया था। एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी जो कंसेप्ट नॉलेज कोई ऑब्जेक्ट के साथ होता है, स्ट्रक्चर के साथ होता है, उसको हमने बोला। इम्प्लिसिट मेमोरी था, एक्सप्लिसिट मेमोरी था। तो इम्प्लाई जिसे कहते हैं, मीन्स आपको कोई चीज़ को यूज़ करना है, कोई मेमोरी को आपको यूज़ करना है कोई वर्क में, तो उसको हमने इम्प्लिसिट मेमोरी बोला था। एक्सप्लिसिट आपके बॉडीली या कंसियस अवेयरनेस के लिए रहता है, मीन्स आपके बॉडी चाहता है कि कोई चीज़ के बारे में आप अवेयर हो जाए, कोई चीज़ के बारे में आप अवगत हो, तो उसके लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। अभी इम्प्रूवमेंट के लिए आपने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे मेमोरी को आप मेनली चाहते हैं कि उसे इन्फ्लुएंस करे या फिर उसको इम्प्रूव करे, तो बेसिक पॉइंट क्या रहता है? टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग। टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग, अब जो मेथड्स यूज कर रहे हैं, मेथड्स मीन्स विधि, टेक्निक्स मीन्स जो प्रक्रिया, जो प्रक्रिया आपने यूज किया या विधि को आपने व्यवहार किया, तो उसको हम कैसे व्यवहार करें अपने लर्निंग में, अधिगम में। बिकॉज मेमोरी सोलली डिपेंडेंट ऑन लर्निंग। लर्निंग के बिना, अधिगम के बिना, सीखन और सीखना, हम लोग बोलते हैं सीखन प्रक्रिया और सीखना, कोई चीज़ को सीखे बिना आप लर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है। रिपीटेशन के थ्रू हो या फिर वन टाइम ही आपने देखा हो, तो वो भी होता है सीखना। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को लर्न करने के लिए। सपोज एक छोटे बच्चों को आप पढ़ाने के लिए सॉरी पढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आप कौन सा मेथड को यूज़ करते हो? प्ले मेथड। Normally, in play method, you can use any type of object or any type of triangle shape or rainbow colors or different types of chart sheet to show that
or show them different types of pictures, images, or different types of sceneries, or different sceneries of beautiful areas, vegetables, apples, etc. मतलब आप लोग उसको दिखाना चाहते हो डायग्राम्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, या फिर कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ के, कोई वस्तुओं को पकड़ के कि एक चीज ऐसा होता है। बच्चे खेलते हुए उसको लर्न करते हैं कि इसे सर्कल बोलते हैं, इसे ट्राइंगल बोलते हैं, इसे स्क्वायर बोलते हैं। तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं प्ले मेथड। अभी प्ले मेथड लर्निंग के लिए उनको हेल्प किया कौन से पीरियड में, जब वो 2 से 7 साल का था। नॉर्मली ये 2 to 7 ईयर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, उसके बाद प्ले मेथड कभी यूज नहीं होता, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम पे उसको बोला गया है कि 2 से 7 साल के बच्चों के लिए प्ले मेथड यूज होता है। बट 2 से 4 साल के अंदर ही ये खत्म हो जाता है, 2 से 4 साल के अंदर ये खत्म हो जाता है, बिकॉज उसके बाद वो हाई स्कूल मीन्स उनके अकॉर्डिंग हाई स्कूल बोल रही हूँ, हायर स्टेज में चले जाते हैं, हायर स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। मैं हाई स्कूल के हिसाब से नहीं बोली, हायर स्टैंडर्ड में चले जाते हैं, उसके बेसिस पे बोला गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट था द लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। अभी लर्निंग करने के लिए सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। ऐसा होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि बहुत ही टैलेंटेड है, some students are very talented and very studious also, but they don't know how to start their study or how to engage themselves in study material। तो कैसे उनको स्टडी मटेरियल में घुसना उनको नहीं पता है। पर्टिकुलरली कोई भी चीज़ में, कोई भी पढ़ाई में ना, पहले सिचुएशन चाहिए। कौन सा सिचुएशन? लर्निंग सिचुएशन। अभी लर्निंग सिचुएशन के बाद और एक चीज़ चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट। पहले तो सिचुएशन मीन्स अवस्था चाहिए, पढ़ने लायक अवस्था ना हो तो आप पढ़ नहीं सकते। उसके बाद आपका पर्यावरण कैसे इफेक्ट करता है। अभी आप कहीं पे चलते हो वहाँ पे पढ़ने के लिए, बट वहाँ का एनवायरनमेंट खराब है तो आपका पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, वैसा चीज़ बहुत ही इफेक्ट करता है बच्चों को। अभी बच्चे जैसे, एक बच्चा बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, बट वो पढ़ाई में भी अच्छा है, उसको किसी का भी गाइड भी नहीं ज़रूरत होता, वो अकेले पढ़ लेता है। सपोज थिंक करिए उसी रूम में हमने क्या किया, उसके कुछ कजिन्स को भेज दिया जो कि ऑलवेज मोबाइल्स में रहते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, मोबाइल में ऑलवेज मूवीज़ देखते हैं या कुछ भी गेम्स देखते रहते हैं, ऐसा चलता है। तो वो क्या होगा, पहला 2-3 डेज वो इफेक्टेड नहीं होगा। दैट मीन्स उनका प्रेजेंस हो या ना हो, कुछ उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो वो अपना काम कर रहा है। बट धीरे धीरे क्या होगा कि इनसे वो इन्फ्लुएंस होगा, ये सारे एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, गेम वाला एनवायरनमेंट या नेगेटिव एनवायरनमेंट जो भी बोल रहे हैं, एंजॉइंग वाला एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो एंजॉय कर सकता है, जहाँ पे वो गेम्स के रिलेटेड कुछ सीख सकता है। इसलिए वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसके तरफ प्रोग्रेस करेगा, अपने स्टडी को छोड़ देगा। तो ऐसे करके एनवायरनमेंट उन्हें क्या करते हैं, इफेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। अभी नेक्स्ट स्टेज पे आता है, दैट इज द लर्नर स्टेट ऑफ माइंड एसोसिएशन। अभी लर्नर का माइंड एसोसिएशन और स्टेट ऑफ माइंड एसोसिएशन मीन्स, एक लर्नर, शिक्षार्थी आप बोल सकते हो, अभी शिक्षार्थी बोलो, पार्टिसिपेंट्स बोलो, या फिर जो भी आप बोल सकते हैं कि पर्सन्स है, इंडिविजुअल्स है, वो लर्न करना चाहते हैं कोई चीज़ को। अभी लर्न करना चाहते हैं, बट उनका मेंटल स्टेट कैसा है, मानसिक अवस्था कैसा है, क्या वो चीज़ों को एसोसिएट कर सकते हैं, दैट मीन्स ग्रहण कर सकते हैं या संग्रहित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोई चीज़ को पहले से जोड़ना या फिर धीरे धीरे सीखते हुए जोड़ना, इसको हम लोग बोलते हैं अधिगम या लर्निंग। थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को आपने सीखा, आपने आज कुछ सीखा, ऐड करिए कल के साथ, कल का जो सीखा आपने वो ऐड हो गया, अभी नेक्स्ट डे फिर से ऐड करेंगे, तो एक ह्यूज अमाउंट बनता है लर्निंग का। धीरे धीरे कैपेसिटी आप क्या करते हो, एनहांस करते हो। अभी ये एनहांसमेंट में अगर लर्नर का माइंड अच्छा ना हो, उसका माइंड स्टेबल नहीं है, या फिर वो पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देता, तब क्या वो पढ़ सकेगा या सीख सकेगा या मेमोराइज कर सकेगा? बिल्कुल नहीं। मेमोरी डिपेंड करता है लर्नर्स के ये सारे एक्टिविटीज़ के ऊपर। लर्नर्स का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, लर्नर्स को हम लर्न करवाना चाहते हैं तो कौन सा मैथड्स यूज़ करते हैं, कौन सा टेक्निक्स यूज़ करते हैं, या फिर लर्निंग के लिए जो सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट चाहिए उसके पास है या नहीं है, उसके बेसिस पे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, एसोसिएशन इज द टेक्निक, और एसोसिएशन इज टेक्निक फॉर मेमोराइजेशन in which the new information that needs to be memorized is associated or linked to information that is not likely to forget। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एसोसिएशन मीन्स होता है जोड़ना,
क्या जोड़ेंगे? सपोज आप कोई चीज को मेमोराइज करें, याद कर रहे हैं, ठीक है। अभी याद करते हुए इन हुई इज द न्यू इन्फॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी मेमोराइज, जो इन्फॉर्मेशन आपको नीड है, जरूरत है, उसे याद करना चाहिए, हमने क्या किया, उसे जोड़ दिया। तो इसलिए क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? बिकॉज आपने उसको बहुत टाइम रटा, उसको पढ़ा, उसको समझा, एसोसिएट किया अपने नॉलेज के साथ, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, समझ आया? इतना क्लियर है? यस और नो? इतना क्लियर है? ओके। सो नेक्स्ट देखिए, अभी ये भी मैंने पॉइंट कल बताया था, निमोनिक्स। अभी निमोनिक्स को इंग्लिश में निमोनिक्स से बोल रहे हैं, हिंदी में भी निमोनिक्स बोलेंगे, बट प्रोनाउंसिएशन निमोनिक्स नहीं है। यहाँ पे आपको लिखा गया है ऐसा, बट प्रोनाउंसिएशन होता है न्यूमोनिक्स। न्यू, NEW वाला न्यू, ठीक है। न्यूमोनिक्स, प्रोनाउंसिएशन न्यूमोनिक्स है, बट हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्पेलिंग के अकॉर्डिंग निमोनिक्स, ठीक है। सो निमोनिक्स मीन्स होता है संगठन के उपयोग से स्मृति का सहयोग संकेत। दैट मीन्स निमोनिक्स मीन्स एक संगठन, ठीक है। यहाँ पे क्या संगठन है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई चीज को शो करना चाहते हैं। जैसे आपने कोई एक स्वीट्स का शॉप लगाया, या फिर जैसे कि आपके एरिया में कुछ प्रोग्राम है, तो आप क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए और क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं अपने दोस्तों के साथ। कैसे स्प्रेड करते हैं, उसको आप अपने स्टेटस में डालते हो, या फिर इंफॉर्मेशन की जैसे आप मैसेज करते हो। तो आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, ये इंफॉर्मेशन अभी के लिए हो गया ऐड, AID, ऐड, जोड़ना नहीं होता है। ये वन काइंड ऑफ सहायक वाला संकेत है, सहायक वाला संकेत है। दैट इज, इट इज हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, और इट इज वन काइंड ऑफ हेल्पफुल सिंबल, जो कि ऐड किया जाता है आपके मेमोरी में। कैसे आप मेमोरी में ऐड किए, जैसे कि आपके पास अगर कोई माइक्रोचिप है, या फिर आप इंफॉर्मेशन कहीं पे ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके पास कोई फ़ोल्डर है या फ़ाइल्स है, उसको आप माइक्रोचिप में डाल देते हो। कोई एक अगेन फ़ोल्डर बना के, या फिर कुछ एक सेपरेट सा फ़ाइल नेम करके आप अरेंज करके रख देते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने उसके मेमोरी में ये चीज़ भी ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा डाला इन्फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा अरेंज्ड करने के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ हम कर रहे हैं। इट इज़ ग्रीक वर्ड, और इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड न्यूमोनिक्स। एक ग्रीक वर्ड है न्यूमोनिक्स, क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। यहाँ पे इंसानों को हेल्प करने के लिए, दैट मीन्स इंसान क्या करेंगे, इंडिविजुअल्स गेन हेल्पफुल बिहेवियर और हेल्पफुल नेचर और हेल्पफुल आइडियाज। अब यहाँ पे स्टेटमेंट के बेसिस पे मैंने तीन टाइप के बोले। बिहेवियर होता है जब पर्सन टू पर्सन हम हेल्प करते हैं, उसको बिहेवियर बोलेंगे। या पर्सन टू पर्सन अगर हम हेल्प कुछ करें तो हेल्पफुल वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं वर्ड। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे हेल्पफुल आइडियाज, जब हम एक दूसरे को हेल्प करते हुए भी आइडियाज को शेयर करें तो हेल्पफुल आइडियाज भी मेंशन कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप वेरी करेंगे, ठीक है। सो इट इज ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है न्यूमोनिक्स। इसका मतलब होता है ऐड टू मेमोरी, कोई चीज को ऐड करना मेमोरी के साथ, बट वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, जो कि स्प्रेड करने से आपका बेटर हो, बेटरमेंट हो, आपको लाभदायक हो, वो ऐसा चीज है। तो इसको बोल सकते हैं ये वन काइंड ऑफ ना डिवाइस है। ये न्यूमोनिक्स इज डिफाइंड एज सम डिवाइस व्हिच एड्स द मेमोराइजेशन ऑफ समथिंग, कोई चीज को याद करने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट देता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, या फिर एक्स्ट्रा एक डिवाइस जैसा है, जिसको करने से आपको बहुत अच्छा लगता है, आप मेमोराइज भी बहुत स्पीडीली कर सकते हैं। जैसा होता है ना घर पे कोई चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या करते हो, उसका कोई एक्सेप्शन पॉइंट ढूंढते हो उसको छोड़ने के लिए, आइदर उसको सॉल्व करके इजी वे में करते हो। ऐसा दो चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को मेमोराइजेशन एक प्रोसेस है, जो कि डिफिकल्ट प्रोसेस होता है बच्चों के लिए। तो उनको और थोड़ा हम अट्रैक्टिव वे में अगर दे, क्या करेंगे, ओनली अगर हम ना बच्चों को ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स दे देते हैं जहाँ पे वो रीडिंग करने से कुछ समझे नहीं, तो वैसा क्या होता है ना, उनको मन नहीं लगेगा एंड पढ़ाई नहीं होगा। तो उनके लिए मैं क्या एग्जांपल्स दे सकती हूँ, कि इसके साथ एक कलरफुल वाला पिक्चर दिखा दूँ, या फिर ऐसे उसको बोर्ड में कुछ पिक्चर ड्रॉ करके बता दूँ कि ऐसा ये लिंक्ड होता है। तो उसमें क्या हुआ, ये जो पिक्चराइजेशन हमने किया ना, या पिक्चर बनाया, बोर्ड में बनाया, चित्र जो बनाया या चित्र दिखाया, ये कलरफुल चीज़ें उसके माइंड को अट्रैक्टिव करेंगी,
कि तुमको ये मेमोराइज करना चाहिए, इंफॉर्मेशन के साथ अटैच्ड करके तुमको और बेनिफिट्स लेना चाहिए इसका। तो हमने जो अटैच किया ना, कौन सी चीज को अटैच किया, पिक्चर्स को। अभी पिक्चर्स हो गया उस इंफॉर्मेशन के लिए ऐड, उस इंफॉर्मेशन के लिए ऐड। जैसे कि कोई चीज का बिजनेस करना है तो आप ऐड देते हैं, उस चीज को बताते हैं या फिर समझाते हैं, ऐड देते हैं, वैसा ही है। मेमोरी को और थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कोई भी चीज को ऐड करते हैं। तो ये ऐड जो होता है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। दिस सिस्टम यूजुअली मेक्स यूज ऑफ विजुअल इमेजिनरी टू प्रोवाइड यूजफुल एसोसिएशन। ये विजुअल है, आप इसे देख सकते हैं। सो आप जो इमेजिनेशन करेंगे वो विजुअली होगा, ठीक है। जो भी आप सोचोगे वो विजुअली होगा, इसलिए मैंने ड्रॉ का बोला या फिर कलरफुल पिक्स बोले, ठीक है। जो भी चीज आप करते हो ना उसके साथ अगर कलरफुल चीजें ऐड कर देते हैं तो आपको बहुत टाइम तक याद रहता है। जैसे कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज का बारे में बोला जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखिए और एक कलरफुल मूवीज देखिए, तो दोनों का कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज को आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है, पहला पॉइंट में आपको कुछ सेकंड्स तक या कुछ मिनट्स तक कुछ आवर्स तक आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा, उसको देखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे। बट कलरफुल मूवी हुआ, वो मूवी जितना ही बुरा हो उसको आप फुल्ली देखेंगे, बिकॉज ये कलर आपके माइंड को, ब्रेन को पकड़ के रखता है, अटेंशन देता है कि नहीं तुमको देखना है, अट्रैक्ट करता है। तो इसकी वजह से ये हो गया ऐड, ठीक है। आपको इंफॉर्मेशन के साथ वो ऐड जैसा काम कर रहा है, आपके माइंड को वो कंट्रोल करता है, एक डिवाइस जैसा है। ये एसोसिएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए, मेमोराइजेशन को और ज़्यादा हेल्प करने के लिए ये ऐड किया जाता है। इट इज़ अ टेक्निक फॉर रिमेंबरिंग नेम्स, फेजेस एटसेट्रा बाय यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। हम कोई चीज़ को ऐसा होता है ना, जैसे मैं शॉर्टकट में बोलती हूँ LRQ याद रखो, या फिर कोई भी मैथड्स है तो मैथड्स को याद करने के लिए मैम पहले जो अल्फ़ाबेट होते हो वो वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट्स होता है तो उसको हम जोड़ के एक न्यू कुछ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स बना लेते हैं, जहाँ पे हम उसको बार-बार रिपीट करके याद रखते हैं। तो वैसे चीज़ों को याद रखने के लिए, कोई फ्रेज़ को याद रखने के लिए, किसी का नेम को याद रखने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है चंकिंग मेथड ऑफ लोसाई। आप इसको लोकी बोल सकते हैं, लोसाई बोल सकते हैं। स्पेशली इसको लोसाई बोले तो बेटर होगा, बिकॉज ये लोकस वर्ड से आया है, लोसाई है बट, ठीक है। ये लोसाई जो टर्म है ना, ये कहाँ से आया है, इसका भी मतलब लैटिन से ही आया है, ये लोसाई वर्ड लैटिन से ही आया है। एंड ये जो मेथड है ना, ये मेथड फॉरगेटिंग के लिए भी सेम है, मेमोरी के लिए भी सेम है। अभी अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं कि सपोज आप सोच रहे होंगे कि मेमोरी एंड फॉरगेटिंग दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो नहीं, ये दो अलग लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे है बट अलग दो लॉन्ग क्वेश्चंस है। मेमोरी अलग है एंड फॉरगेटिंग अलग है। स्मृति का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, विस्मृति का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्मृति के अकॉर्डिंग जो जो आपने मेथड्स अभी यूज किए ना, वो सारे मेथड्स को आप फॉरगेटिंग में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे जो मेथड्स है अगर प्रॉपरली यूज नहीं आए तो फॉरगेटिंग हो जाएगा। तो इसलिए ये सारे मेथड्स को वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। चंकिंग मेथड ऑफ लोसाई, देखिए लोसाई वर्ड लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लोकेशन या प्लेसेस, ठीक है। अभी लोसाई मेथड इज बेस्ड ऑन assumptions that location can be served as an effective cue for remembering the material। अगर मुझे किसी प्लेस के बारे में आपको याद रखवाना है तो आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं बोलना चाहती हूँ कि इस प्लेस के बारे में पूरा याद रखो, ठीक है। जैसे कि बच्चों को आप सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हो, ठीक है। सो आप जब टीचिंग कर रहे हो, सोशल स्टडीज के ऊपर टीचिंग दे रहे हो, तो उस टाइम पे क्या करते हो, यू कैन यूज वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स पेपर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोब या फिर कलरफुल इमेजेस एटसेट्रा। सो ये जो चीज़ें आपने यूज किया, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, लोकेशंस रहते हैं। आप चाहते हैं स्पेसिफिकली कोई मैप के बारे में पढ़ाने को बच्चे को या फिर सोशल स्टडीज के ऊपर पढ़ाने को, तो स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में जानना पड़ेगा, कहाँ पे वो रहता है, क्या करता है, इस एरिया में कौन से एनिमल है, इस एरिया में कौन से टाइप की मिट्टी मिलते हैं, सॉइल कितने वेराइटीज़ के हैं, कहाँ से पानी ज़्यादा आता है, कहाँ से जाता, ये जो पॉइंट्स रहते हैं ना, तो लोकेशन बेस्ड हो गए। अच्छा, सपोज आपका दोस्त कहाँ पे रहता है, तो आपके पेरेंट्स ने पूछा तो आप क्या बोलोगे, मेरा दोस्त यहाँ रहता है, तो उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन का आपने बोला। ये लोकेशन होता है छोटे छोटे पॉइंट्स,
पूरे अर्थ को आप अगर अच्छे से देखेंगे, ये जो लोकेशंस हैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। वैसे ही यहाँ पे जो चंकिंग मेथड ऑफ लोसाई है उसमें भी मैं मेंशन करी हूँ, ये लोकेशन ही या प्लेसेस, लैटिन वर्ड में तो ऐसे मेंशन किया गया, बट ये ना कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। क्या चीज़ है ये जो चंकिंग बोला गया ना, चंकिंग मीन्स छोटे छोटे पार्ट और छोटे छोटे यूनिट को बोला जाता है। स्मॉल यूनिट्स को हम चंक बोलते हैं, जैसे सोया चंक्स बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, उसके साइजेस के अकॉर्डिंग। अगर लार्जर साइज के होते या फिर बड़े साइज के होते उसको हम चंक्स नहीं बोलते। चंक जब होता है तब छोटे छोटे पीस होते हैं, जैसे आप बोले ना राइस बॉल्स, सो राइस बॉल्स आपने बोला, राइस चंक नहीं बोला। अगर राइस चंक बोलते तो और भी छोटे छोटे बॉल्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। अभी छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे चंक्स बोला, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को हमने चंक्स बोला। अभी छोटे छोटे चंक्स को ऐड करते चलिए तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कोई भी मटेरियल के बारे में, एंड उसको आप इजीली रिमेम्बर कर सकें। जैसे कि हम लोग होता है ना, किसी चीज़ का स्पेलिंग याद रखना है, रिमेम्बरिंग। अभी बच्चे को अगर इतना बड़ा वर्ड दे देंगे वो समझ पाएगा क्या, याद रख पाएगा, नहीं। तो उसको पहले बोलेंगे रिमेम्बर, देन आईएनजी करो प्लस, या पहले री देन मेंबर प्लस आईएनजी। तो तोड़ तोड़ के पढ़े ना हम लोग, तो हर एक चीज़ का इंडिविजुअल देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आएगा, छोटे छोटे चंक्स में आया, अभी जोड़ दिए तो एक बड़ा चीज़ मिला, बड़ा इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है, प्रॉपरली। अभी ये पॉइंट के बाद अगर मुझे आपके अंदर मेमोरी को फोस्टरिंग करना है, दैट मीन्स किस किस चीज़ों पे या कौन से फैक्टर्स के ऊपर मेमोरी डिपेंड करता है, दैट मीन्स वो फैक्टर्स अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो मेमोरी के लिए बहुत बुरा होगा। जस्ट लाइक योर इंटरेस्ट, आप कौन सी चीज़ के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, जिस चीज़ के ऊपर इंटरेस्टेड है ना उसके बारे में आपके पास डिटेल्ड नॉलेज होता है, ठीक है। जैसे कि आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो फोटोग्राफी के ऊपर आपने इतना स्टडी किया, इतना जाना, क्यों जाना, बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट, प्रॉपर इंटरेस्ट अबाउट दैट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी स्किल के लिए आपको बहुत इंटरेस्ट है इसलिए आपने जाना। जैसे किसी को होता है कुकिंग के लिए, उसका इंटरेस्ट है, तो वैसे ही मेमोरी कब होता है, जब आपको कोई टॉपिक के ऊपर बहुत इंटरेस्ट आता है, उसी टाइम पे आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट मटेरियल को अच्छे से पढ़ते हैं एंड याद रखते हैं। देर इज अ पॉपुलर सेइंग, एक कहावत है, पॉपुलर सेइंग मीन्स कहावत है, दैट इज वी कैन टेक द हॉर्स टू वाटर फॉर ड्रिंकिंग बट वी कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक अनलेस ही इज इंटरेस्टेड इन ड्रिंकिंग। हम लोग एक घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं कि तुम पानी पियो, प्यास लगाए तुमको पियो। अभी अगर घोड़ा का इंटरेस्ट ना हो, घोड़े का इंटरेस्ट ना हो तो पानी पिएगा क्या, उसका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए पानी को पीने के लिए। ये कहावत आपको बोला
अच्छा, मैंने ये बोला कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सपोज क्वेश्चन एक आया 4 मार्क का क्वेश्चन, 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन आया, व्हाट इज मेमोरी। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके। ओके, तो मैं ये बता रही थी कि आपका क्वेश्चन सपोज आ गया कि व्हाट इज मेमोरी, तो मेमोरी आया तो आप तो मेमोरी डायरेक्ट लिखेंगे। अगर सपोज क्वेश्चन आया स्ट्रेटेजीज टू डेवलप मेमोरी, कौन से स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सी चीजों को आप अप्लाई करेंगे मेमोरी को और भी ज्यादा हेल्प करने के लिए या नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशंस देने के लिए। अभी खाने के ऊपर नहीं चलेंगे, ये न्यूट्रिशंस नहीं है, कौन सा चीज इसको बढ़ावा देता है उसके ऊपर है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज को आप बोल सकते हैं आपका युक्ति, या फिर जस्ट लाइक प्रोसेस आप बोल सकते हैं, एक टाइप का विधि, कौन से विधि को आप यूज कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, तो पहला पॉइंट मैंने बोला मेमोरी का इंट्रोडक्शन जाएगा, डेफिनेशन जाएगा, मीनिंग जाएगा। ठीक है, ये कंपलसरी रहता है, उसके साथ इस पॉइंट को पूरा ऐड करेंगे। ठीक है, आपके पेजेस जो होंगे ना, वो थोड़े, अगर ऑनलाइन हुए ऑफलाइन हुए जो भी हुआ, उसमें मैक्सिमम 20 लाइन्स रहते हैं। क्या होता है, 20 लाइन्स रहेगा, 20 लाइन्स में आप 1 लाइन लिखेंगे, 1 लाइन छोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना है, छोटे बच्चों जैसा नहीं करना है आपको। डायरेक्ट आपको क्या करना है, 3 4 लाइन लिख ले, उसके बाद जहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो एक थोड़ा सा गैप दे दिए 1 लाइन का, देन अगेन मीनिंग, तो थोड़ा सा लिख दिए, डायग्रामेटिक थोड़ा कर दिए, फिर 1 लाइन का गैप दे दिए, फिर आ गया डेफिनेशन, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया कि ऐसे तो लिखेंगे इसके लिए। सपोज आपको कहीं पे याद नहीं रहा कि मीनिंग क्या है, ठीक है, तो मीनिंग याद नहीं है तो मीनिंग एंड डेफिनेशन का हेडिंग एक साथ कर दीजिएगा। एंड कहीं पे इंट्रोडक्शन आपको लगा कि ये क्वेश्चन जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, तो ऐसा क्वेश्चन आया तो वहां पे क्या होगा, मेमोरी के ऊपर फोकस करना है तो उसके ऊपर इंट्रोडक्शन आप 1 पेज भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 पेज भी दे सकते हैं, 1 पेज भी दे सकते हैं, 6 लाइन भी दे सकते हैं, 10 लाइन भी दे सकते हैं, वो कंसेप्ट के इंपॉर्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है एंड उसी के ऊपर वेरी करता है। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट यहाँ पे स्ट्रेटजीज डायरेक्ट पूछा, तो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपको कितना लिखना है, ओनली 2 to 3 लाइन मेमोरी के बारे में लिखिए, डायरेक्ट डेफिनेशन दीजिए, मीनिंग दीजिए एंड डायरेक्ट जो भी आंसर है, मतलब जो भी टॉपिक के कंसेप्ट आया है उसके ऊपर चले जाइए। प्लीज आपका जिनका भी अनम्यूट है, सॉरी, हाँ अनम्यूट है म्यूट कर ले, अनम्यूट है म्यूट कर ले। ठीक है, थोड़ा सा उधर से थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है तो इस वजह से बोल रही हूँ, इधर से भी साउंड आया ना, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। अच्छा, सो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया, मेमोरी इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस विच नीड एनकोडिंग डिकोडिंग एंड स्टोरेज। ये तो पॉइंट आप जानते ही हैं। मेमोरी क्या है, स्मृति एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें कि आप कोई भी चीज़ को समझते हो, उसे समझने के बाद स्टोर करके रखते हो, दैट मीन्स उसे स्टोर करना मीन्स जमा करके रखना। सम ऑफ आवर मेमोरी नीड्स लर्निंग स्किल, कुछ मेमोरी अभी पढ़ के आया ना कि मेमोरी डिपेंड करता है किसके ऊपर, लर्निंग के ऊपर, अधिगम के ऊपर। आपका मेमोरी स्किल कितना है, मेमोरी स्किल कितना है और मेमोरी का एबिलिटी कितना है, ये कौन से स्किल के ऊपर अगेन डिपेंड करेगा, लर्निंग स्किल के ऊपर। सो मेमोरी का एबिलिटी और मेमोरी का जो स्किल होता है ना, मतलब सीखने का जो उसका स्टेजेस है, वो सारे कैसे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा होंगे या बढ़ेंगे, उसके लिए हम क्या क्या विधि लेंगे या फिर मेथड्स को यूज करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ मेथड शुड बी यूज फॉर दैट पॉइंट, और हम एनहांसमेंट करेंगे यहाँ पे। तो एनहांसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, सपोज दैट स्किल डिसाइड द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का, एक पर्सन का, हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग स्किल के ऊपर उसका मेमोरी कितना आगे बढ़ रहा है या फिर कितना उसका मेमोरी है, उसको जानने के बाद उसका कैपेसिटी हम डिसाइड कर सकते कि इसका आईक्यू लेवल इतना है क्योंकि इसका मेमोरी का कैपेसिटी इतना है, एक दिन वो ये करेगा तो इतना टाइम तक वो याद रख सकता है, 1 घंटा कोई चीज़ को देखा तो वो 10 दिन के लिए याद रखेगा उसके बेसिस पे। समटाइम्स वी नीड मोर टाइम टू रिमेंबर, कोई चीज़ को ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होते हैं ना, एक टाइम पे याद नहीं रहता, तो उसको ना बहुत टाइम रहता है कि उसको पढ़ो या समझो, देखो, जानो, ऐसे करने। तो समटाइम्स वी नीड मोर टाइम टू रिमेंबर एंड समटाइम्स मे बी नॉट नीडेड, मतलब ये जरूरत भी नहीं पड़ता है, ऐसा होता है, रिमेंबर भी करना नहीं पड़ता। कोई चीज़ होता है ना, जैसे कि आप अपने कोई फेवरेट चीज़ को देख रहे हैं या फेवरेट एपिसोड देख रहे हैं, तो 1 टाइम उसको देखते ही आप समझ जाते हैं कि क्या कंसेप्ट पहले होने वाला है या आगे होगा चल के, तो आप उसमें और इंटरेस्ट नहीं देते, तो ये होता है रिमेम्बरिंग।
कि कौन सा चीज़ को आप रिमेंबर करना चाहते हैं, कौन सा चीज़ को नहीं करना चाहते, ये आपका मेमोरी कैपेसिटी है। तो इसको ना एक टर्म दिया गया है कि कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ता है बहुत टाइम के लिए, कुछ चीज़ों को आप भूल जाते हैं, कुछ चीज़ों को याद करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो इस चीज़ के लिए एक वर्ड हमने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है, रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस, ठीक है, एक टर्म है रेमिनांट बोल के, जहाँ पे आप थिंक करते हैं या ड्रीमिंग भी ऐसा करते हैं, जो पर्सन डेथ हो गया जिसका, उसका व्यू आ जाता है, इमेज आ जाता है आपके ड्रीम में, या फिर उसको आप देखते हो कि वो आपके साथ बात कर रहा है या कोई एक्टिविटी करता है, तो उसको हम रेमिनांट बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही चीज़ें हैं जहाँ पे आप कोई चीज़ को लॉन्गर पीरियड तक याद रखना चाहते हैं, उसको कभी भूलना नहीं चाहते हैं, तो उसको बार बार रिपीटेडली बहुत टाइम तक लेके आप याद करते हो, ठीक है। सो समटाइम वी नीड मोर टाइम टू रिमेंबर। सो इस चीज को बोलते हैं रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट मीन्स संस्मरण। कोई चीज को स्मरण करना मीन्स याद करना, पुनः स्मरण करना बार बार दोहराना, संस्मरण उसको बहुत समय तक याद करना, उसके संग रहना मीन्स उस स्मरण को आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखें, मेमोरी को बहुत टाइम तक रखें कोई चीज को याद रखने के लिए, वैसा हो गया। अभी मेमोरी नीड्स मेनी मेथड्स टू लर्न, क्योंकि मेमोरी एक स्किल टाइप का है, एबिलिटी जैसा है, आपका कैपेसिटी है, तो उसको और थोड़ा नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसको थोड़ा सा क्या करना है, हमें कल्चर करना है, दैट मीन्स उसको अच्छे से रखना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लर्निंग चाहिए, तो इसके लिए मैथड्स चाहिए, लर्निंग के लिए भी मैथड्स चाहिए, विधि चाहिए। तो यहाँ पे ना मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें बुक में मेंशन्ड है 10-12 मैथड्स, बहुत मेंशन हो गया, तो इतना नहीं लिखना है, 5 to 6 एनफ है, जो इजी लगे 5 to 6 पकड़िए एंड लिखिए। तो पहला, इमीडिएट मेमोरी स्पैन। इमीडिएट मेमोरी स्पैन। अभी इमीडिएट मेमोरी स्पैन में क्या होगा, जस्ट लाइक इसमें हम क्या करते हैं, कोई चीज को लॉन्गर टाइम तक याद करना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्गर टाइम तक याद करना चाहते हैं, तो इसके लिए बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज को पढ़ना पड़ेगा। जस्ट लाइक सपोज आई एम गिविंग यू ए मटेरियल, मैं कुछ मटेरियल देती हूँ एंड उस मटेरियल को आपको बोला गया कि 1-2 आवर्स में उसको कंप्लीट करिए एंड नेक्स्टली उसको अपनी वे से प्रेजेंट करिए। सो इमीडिएटली मैंने आपको टेस्ट किया कि आपने 2 घंटा का जो टाइम पीरियड था, जो समय का विस्तार था, उस समय के विस्तार में या समय के इंटरवल में आपने कितना चीजों को एब्जॉर्व किया है, कितना चीजों को याद रखा। तो ये जो प्रोसेस था या मेथड था डिस्कवर्ड बाय जैकब। किसने डिस्कवर किया, जैकब ने। ओके, तो जैकब के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या मेंशन किया, इट इज यूजफुल फॉर लर्निंग। ये यूजफुल प्रोसेस है, यूजफुल फॉर लर्निंग। यूजफुल के बाद यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वी लर्न स्मॉल कंटेंट। कोई चीज को पढ़ने से पहले आप क्या करते हैं, छोटे से पार्ट, अगर कोई भी बुक के स्टोर पे जाते हो, वहाँ पे न्यू न्यू बुक्स देखते हैं, न्यू बुक्स देखने के बाद पहले क्या करते हैं, कोई भी बुक्स को पकड़ते हैं तो उसका थोड़ा थोड़ा आप क्या करते हो, पेज को ऐसे हम घुमाते जाते हैं, टर्न ओवर करते हैं एंड उसको पढ़ते जाते हैं हल्का फुल्का। तो ये हो गया स्मॉल कंटेंट। वैसे ही आप जब स्टडी करने बैठते हैं ना, पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हो, स्मॉल कंटेंट, उसको रिमेंबर करते हो, हाँ ये याद हो गया, अभी नेक्स्ट हम थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स में आप हर एक चीज को याद रखेंगे एंड इमिडिएटली उसका हम टेस्ट भी करेंगे, तो आप कितना रिमेंबर किए हो वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ना इस केस में कोई भी कंटेंट को या फिर मटेरियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। थ्री पार्ट्स मीन्स कोई भी चीज़ को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि एक टॉपिक मैं दे रही हूँ, तो टॉपिक में बेसिक चीज़ क्या होता है, मैं तो जानती हूँ कि जितना टॉपिक है ना उसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। सो इंट्रोडक्शन में ही मीनिंग डेफिनेशन आ जाता है, एक पार्ट हो गया, ये मिलके एक पार्ट हो गया, ठीक है, इसलिए मैंने बोला हर एक क्वेश्चन में उतना चाहिए, तो ये एक पार्ट है। अभी क्या होता है, टॉपिक का बॉडी, टॉपिक का बॉडी, उसका पूरा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट जाने एंड लास्ट में कंक्लूजन। अभी कंक्लूजन में मेरिट डिमेरिट्स लिख सकते हैं, उसका यूजेस लिख सकते हैं, या फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं हम कोई भी टॉपिक पे। तो ये हो गया, हर एक कंटेंट को, कोई भी चीज़ को या टॉपिक को आप 3 भाग में विभक्त करते हो या डिवाइड करते हो, उसी 3 भाग को आप एक एक करके पढ़ते हो, छोटे छोटे कंटेंट करके पढ़ते हो, ठीक है। ये इमीडिएट मेमोरी स्पैन था। इमीडिएट मेमोरी स्पैन के बाद, इमीडिएट मेमोरी स्पैन को क्या बोलते हैं, इमीडिएट मीन्स तत्कालिक, बोलते हैं ना, तत्काल में हमने किया मतलब साथ ही साथ, या शीघ्र करना, अति शीघ्र करना, दैट इज इमीडिएट। तत्कालिक स्मृति विस्तार, सॉरी स्मृति विस्तार विधि, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट
सॉरी इमीडिएट मेमोरी स्पैन। अभी नेक्स्ट क्या आया, दैट इज लर्निंग मैथड। हम जानते हैं कि लर्निंग मैथड मीन्स कोई चीज को लर्न करना होता है। सो इन दिस मैथड टीचर प्रोवाइड सम कंटेंट्स टू स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स, बट दे लर्न थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम पर्टिकुलर फिक्स्ड मेजर्स डिपेंड ऑन वर्किंग एरिया। अभी मैं टीचर हूँ तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन दे दी तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए है क्या, इतना इंफॉर्मेशन एनफ है या और कुछ लिखना है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने कंटेंट को कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे वहां पे मेजर कर रहे हो, ठीक है। मापदंड, हम बोलते हैं मापदंड, कोई चीज को पहले जज करना, कोई कैरेक्टर के बेसिस पे जज करना कि इतना चीज चाहिए क्या, अगर चाहिए तभी हम करेंगे, वो होता है लर्निंग मेथड। तो टीचर आपको जो भी देंगी उसको आप क्वेश्चन करोगे, उस बेसिस पे आपका जो क्वेश्चन है ना वही इसका मेजरेबल पॉइंट है, जिसके थ्रू इसको आप माप सकते हो या नाप सकते हो, उसके बाद आप उसको स्टडी करोगे। इसके थ्रू भी आपका मेमोरी इंक्रीज होगा, क्योंकि आप अगर जान पा रहे हो कि इसका ज़रूरत क्या है तो उसी के अकॉर्डिंग आप फोकस भी डालोगे। इंटेंसिटी ऑफ फोकस, कितना लेवल पे आप मेहनत कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। टॉपिक अगर आपके लिए नेसेसरी नहीं है तो आप उसको ज़्यादा फोकस के साथ नहीं करोगे। एक टॉपिक अगर सेकंड ईयर में चाहिए उसे मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा दूँ तो आप उसमें उतना ज़्यादा फोकस ही नहीं करेंगे, वो चीज़ हो गया। कोई चीज़ पे फोकस करना है या लर्निंग करना है तो उसके लिए पहले मेजरेबल पॉइंट्स होने चाहिए कि ये चीज़ हमें चाहिए क्या, ये चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, इसको कम करे तो चलेगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हो गए मेजरेबल पॉइंट्स। तो कंटेंट को पहले जज करें, उसके बाद लर्निंग करना पड़ता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है लर्निंग, हम क्या कर रहे हैं, सीखना विधि और अधिगम विधि आप लिख सकते हैं। अभी आ गया थर्ड में प्रॉम्प्टिंग एंड एंटिसिपेशन मेथड। प्रॉम्प्टिंग जानते हैं ना, अगर आपको आंसर्स आता है बट आप ना थोड़ा थोड़ा भूल गए तो क्या होता है, पीछे में कोई दोस्त या जो टीचर्स रहेंगे वो प्रॉम्प्ट कर देते हैं, हाँ ये बोलो ये, हाँ थोड़ा सा अगर एक अल्फ़ाबेट भी पता चल जाता, वर्ड भी पता चल जाता तो हम पकड़ लेते फ्लो को एंड बता देते, वो हो गया प्रॉम्प्टिंग। सो ये इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैथड, ये एक इम्पॉर्टेंट मैथड है, इम्पॉर्टेंट वन एंड डिस्कवर्ड बाय एविंगहॉस। एविंगहॉस स्पेलिंग बता दे रही हूँ, अगर किसी को कंफ्यूज होगा तो बता देती हूँ, दैट इज EBBINGHAUS, एविंगहॉस, ठीक है। एविंगहॉस बोल सकते हैं, एविंग हाउस भी बोल सकते हैं, जिसको आपको प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बोल सकते हैं, बट एविंगहॉस। सो इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट इम्पोर्टेंस, कंसेप्ट का इम्पोर्टेंस के ऊपर आप पढ़ेंगे। बच्चों का पार्टिसिपेशन या इंटरेस्ट कंसेप्ट के ऊपर रहता है। जैसे मैंने अभी बोला था ना लर्निंग मेथड, वैसा ही ये चीज़ भी है। बच्चों को कंसेप्ट दे दो वो पढ़ेंगे, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चे जानेंगे पहले कि इस कंसेप्ट का नेसेसरी क्या है या फिर उसका इंटरेस्ट क्या है, मतलब बच्चों का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंसेप्ट दीजिए, या फिर बच्चे जानेंगे कि इसका नेसेसिटी क्या है, चाहिए क्यों, क्यों चाहिए, ये क्या करेगा, हमारे लाइफ को कौन सा डायरेक्शन देगा, तो उसके बेसिस पे वो स्टडी करते हैं। एंड उसी के बेसिस पे अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं एंड उनको नहीं आता तो हम प्रॉम्प्ट करते हैं, पीछे से थोड़ा सा बोल देना, हेल्प कर देना, ठीक है, सपोर्ट करना, तो वैसा चीज़ है। अभी नेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग एंड एंटीसिपेशन जो मेथड है उसको हिंदी में बोलते हैं उत्साह एवं पूर्वाभास विधि। पूर्वाभास और पूर्व आभास बोल सकते हैं, पूर्व आभास विधि। अभी नेक्स्ट आते हैं सेविंग मेथड। अभी सेविंग यहाँ पे टाइम सेविंग के ऊपर नहीं आ रहा, टाइम के साथ यहाँ पे लर्निंग के ऊपर भी आएंगे, मेमोरी के ऊपर भी आएंगे। आप मेमोरी करना चाहते हैं कि आप मेमोराइज करना चाहते हैं एक चीज़ को, बट आप क्या करेंगे ना, छोटे छोटे पॉइंट्स में मेमोराइज कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर आप एक ह्यूज अमाउंट पे कोई चीज़ को लर्न करें उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियस है कि जितना बड़ा चीज़ होता है उतना ही टाइम टेकिंग होता है कि मेमोराइज करने के लिए ज़्यादा लगेगा। So in this process, participant needs time to learn any concept whose repetition and measurable amount was prefixed. आपको पहले ही बोला गया इसका मापदंड है, क्या है, कोई चीज़ को, कोई कंसेप्ट को पहले मेजर करना पड़ता है कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, ठीक है, पहला तो हो गया। उसके बाद कौन सी चीज़ को आप बार बार रिपीट करें तो फ्यूचर में उसको फिर से दोहराना नहीं पड़ेगा। जैसे आज अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो नेक्स्ट टाइम 1 महीने के बाद भी अगर मैं पूछूं तो आप बता सकते हो, तो आपको रिपीट नहीं करना पड़ा, तो आपका टाइम सेविंग हुआ,
उसके बेसिस पे मेमोरी पावर भी इंक्रीज हुआ, मेमोरी का जो लेवल है, कैपेसिटी है, वो भी इंक्रीज हुआ। सो इन दिस participant needs time to learn any concept whose repetition and measurable amount was prefixed, पहले से ही फिक्स्ड है कि इतने टाइम के अंदर आपको करना है, इस कंसेप्ट को करना है, क्योंकि ये आपको डायरेक्शन देगा या हेल्प करेगा। आफ्टर लर्निंग यू हैव टू चेक द अमाउंट व्हाट इज प्रेजेंट नाउ। अभी आपको चेक करना है, आपने लर्न कर लिया तो इसके बाद आपके पास मेमोरी में कितना लर्निंग अमाउंट है, वो टॉपिक पूरा आपको पता है या फिर आप कुछ कुछ उसमें से वर्ड्स या सेंटेंसेस छोड़ दिए उसके बेसिस पे। टू चेक द अमाउंट व्हाट इज प्रेजेंट नाउ एंड कंपेयर इट एंड लर्न इट अगेन इफ नीडेड। अगर आपको लगा कि आपने ये 2-3 लाइन छोड़ दिया या पॉइंट छोड़ दिया तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा एंड फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़े। ये हो गया सेविंग। अभी सेविंग मेथड को क्या बोलते हैं? बचत, बचत विधि। अभी नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन, दैट मीन्स पहचानना कोई चीज को। इन दिस मेथड सम ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट बिफोर पार्टिसिपेंट। कुछ चीजों को ना हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को या कोई मटेरियल्स को हम आपके सामने रख देंगे। आप लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके सामने रख लिए, तो आपको ना सिर्फ थिंक करना है कि आप छोटे बच्चे हैं, स्कूल बच्चे हैं, आप लोग बड़े नहीं हैं। जब भी आप ये पढ़ाई पढ़े तो आप थिंक करिएगा एक छोटे बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं या उनके माइंड के साथ, मेमोरी के साथ वर्क कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एग्जांपल्स देंगे। तो इन दिस मैटर सम ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट बिफोर पार्टिसिपेंट, हम पार्टिसिपेंट्स के सामने कुछ चीज़ों को रख लेंगे, कोई ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो टॉपिक को पढ़ना है उसके बेसिस पे। आफ्टर सम टाइम्स उसको फिर से दिखाएंगे वही चीज़ को। जैसे मैंने 1 घंटा पहले एक छोटे बच्चे को एक एप्पल दिखाया, फिर मैं कहीं काम में चली गई, वो बच्चा भी खेल रहा है, 1-2 घंटे के बाद फिर से आई, उसी एप्पल को मैंने दिखाया, तो वो उसको पहचान पा रहा है कि नहीं, देखो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यही है उसका रिकॉग्निशन एबिलिटी, जो कि मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, पहचानने का क्षमता, उसका पहचानने का क्षमता या शक्ति कितना है, वो चीज कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, रिकॉग्निशन कैपेसिटी। ओके, सो इन दिस मैटर सम ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट बिफोर पार्टिसिपेंट्स एंड आफ्टर सम टाइम अगेन शोइंग these things before the participant to know their capacity of recognition। कोई चीज को जानना है तो रिकॉग्नाइज करवाना है, तो पार्टिसिपेंट के पास फिर से हमने दिया, पहचानता है कि नहीं देखने के लिए। अभी लास्ट मेथड, ठीक है, लास्ट मेथड, 6 ही मेथड है, ज़्यादा नहीं है, 6 मेथड दी हूँ और ज़्यादा नहीं। ये है रिकंस्ट्रक्शन मेथड। रिकंस्ट्रक्शन मीन्स फिर से बनाना, कोई चीज़ को पुनः बनाना, पुनः रचना करना, पुनर्रचना बोला जाता है। रचना मीन्स रचित होता है या रचना होता है कंस्ट्रक्शन। अभी पुनः मीन्स फिर से, तो रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन विधि और पुनर्रचना विधि। तो इसमें क्या करते हैं ना, इन दिस मेथड ऑब्जेक्ट्स और कंसेप्ट्स आर शोइंग इन द फॉर्म ऑफ सीरीज और फ्रैक्शंस। मतलब मैं ना एक बड़े से चीज को आपको छोटे छोटे भाग में दिखाऊंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स में दिखाऊंगी या फिर फ्रैक्शन में दिखाऊंगी, सीरीज में दिखाऊंगी, ठीक है, एंड उससे आप इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे। जैसे कि लैंग्वेज, हमने पहले ही पढ़ा है डेवलपमेंट के केस में, लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे कि 2 साल के बच्चे को 200 वर्ड्स से लेके 2000 वर्ड तक याद रहता है, 200 वर्ड से 2000 तक याद रहता है वर्ड्स, तो वो उतने वर्ड्स को रिमेंबर कर सकता है, बिकॉज उसके आईक्यू लेवल के ऊपर ये डिपेंड करता है, मेमोरी लेवल, आईक्यू लेवल के ऊपर। अभी जो बच्चा बहुत ही आईक्यू लेवल हाई कैरी कर रहा है तो वो तो 2000 वर्ड्स में सीख जाएगा, जिस बच्चे का एवरेज लेवल का वो 500-600 या 200 इतना ही याद रखेगा। अभी जब तक बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन्स प्रॉपर अर्ली चाइल्डहुड वाला पीरियड, या फिर हम बोल सकते हैं जो बाल्यावस्था है। अभी जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में 7 साल का बच्चा कितना याद रख लेगा, 5000 तक वर्ड्स को वो याद रख सकता है, 5000 तक वर्ड्स को वो याद रख सकता है। तो ये चीज़ होता है कि बच्चे इतने चीज़ों को लर्न कैसे किए, ये चीज़ होता है रिकंस्ट्रक्शन। बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ को, कंसेप्ट को, ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, ठीक है, किस में देख रहे हैं, छोटे छोटे भाग में देख रहे हैं। जैसे कि आपको रेगुलरली हम बातचीत करें, हम सोच लीजिए कि आप एक 2 साल के बच्चे या 4 साल के बच्चे, आपको आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, रेगुलरली कुछ ना कुछ न्यू वर्ड सिखा रहे हैं, तो आपका कैपेसिटी जितना इंक्रीज कर रहा है उसके साथ आपका लैंग्वेज
लैंग्वेज जो आप कैरी कर रहे हैं, लैंग्वेज में जो वर्ड्स आते हैं, सिलेबल्स आते हैं, उसके जो वॉइस के टेक्सचर आते हैं, सब कुछ चेंजेस हो रहे हैं। दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ छोटे-छोटे प्रैक्टिस में होता है। इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन मेथड। ये सारी चीज़ों को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका मेमोरी लेवल मतलब बच्चों के लिए इंक्रीज़ करने के लिए आपको हेल्प करेगा। बच्चों में इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करेगा। सो इतना समझ आया?